हेलो, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः आज के इस न्यू वीडियो में, जो कि स्पेशल एजुकेशन एमसीक्यू सीरीज 2023 और प्रैक्टिस 3। बहुत सारे अलग अलग एग्ज़ाम आएंगे। हो सकता है कि इसमें जितने भी लिखे हुए हैं यहाँ पर जो DSSB, TGT, PRT, CTET, KVS, NVS, बिहार, तो हो सकता है कि बिहार में क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि वो भी पहली बार स्पेशल एजुकेशन से संबंधित एग्ज़ाम लेगा, तो दे भी सकता है। क्वेश्चंस दे दे तो बहुत बढ़िया, आपके लिए काम आ सकता है। अदरवाइज किसी भी स्टेट का हो, सभी के लिए ये काम आ सकते हैं क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, कहता है कि स्वलीनता से पीड़ित बच्चों में सबसे आम खाद्य संवेदनशीलता ग्लूटेन और डॉट 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 है। क्वेश्चन नंबर 41 में 4 ऑप्शन है। पहला गेहूं, बी आटा, सी केसीन, डी खमीर। क्वेश्चन नंबर 41 का जो हमारा सही जवाब है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, केसीन। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, कहता है कि संज्ञानात्मक विकास की कौन सी प्रक्रिया कथित जानकारी को बनाए रखने और याद रखने को संदर्भित करती है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला मेमोरी, बी अटेंशन यानी कि अवधान, ऑप्शन सी परसेप्शन यानी कि प्रत्यक्षण, ऑप्शन डी इंसाइट यानी कि सोच। क्वेश्चन नंबर 42 का जो हमारा सही जवाब है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, स्मृति। क्योंकि इसी में हम जानकारी को बनाए रखते हैं, याद रखते हैं। ये सारी चीज़ें संजो करके रखने का जो काम करती है वो मेमोरी करती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43, कहता है कि इनमें से कौन सा विकारों के समूह को संदर्भित करता है जो मांसपेशियों की गति और समन्वय को प्रभावित करता है सबसे ज़्यादा, खास करके समूहों को संदर्भित करता है, या यूं कहें कि जो ग्रुप डिसऑर्डर कहलाता है एक तरीके से। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ए सेरेब्रल पॉलिसी यानी कि प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, ऑप्शन बी स्पीच इम्पेयरमेंट यानी कि वाणी क्षति, ऑप्शन सी लोकोमोटर डिसेबिलिटी यानी कि लोकोमोटर अक्षमता, या फिर ऑप्शन डी लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि अधिगम अक्षमता। क्वेश्चन नंबर 43 का जो हमारा सही जवाब है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात यानी कि सेरेब्रल पॉलिसी। ये एक तरीके का ग्रुप डिसऑर्डर भी होता है, जो हमारी जो मांसपेशियां होती हैं उसकी गति और समन्वय को प्रभावित करता है, जिसकी वजह से व्यक्ति का मूवमेंट या बहुत सारी चीज़ें कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो समस्याओं का सामना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, जो आपके सामने है। कहता है कि डॉट डॉट वाले छात्र भाषा अधिग्रहण में चिकित्सकीय रूप से महत्वपूर्ण देरी प्रदर्शित नहीं करते हैं, हालांकि भाषा और सामाजिक संचार कौशल के व्यवहारिक उपयोग में कमी हो सकती है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला अस्पर्जर सिंड्रोम, ऑप्शन बी ऑटिज्म डिसऑर्डर या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जिसे कहते हैं पूरा, ऑप्शन सी परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, ऑप्शन डी रेट्स डिसऑर्डर। ये जितने भी चारों लिखे हैं ये सब ऑटिज्म के प्रकार हैं, लेकिन इसमें से भाषा अधिग्रहण में चिकित्सीय रूप से महत्वपूर्ण देरी प्रदर्शित नहीं करते हैं, बल्कि भाषा और सामाजिक संचार कौशल के व्यवहारिक उपयोग में कमी करते हैं। तो इनमें से कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 44 का जो हमारा सही जवाब है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दरअसल ये जो अस्पर्जर डिसऑर्डर होता है, ये एक चीज़ और है कि ये ज़्यादातर पुरुषों में देखा जाता है, ज़्यादातर मेल कैंडिडेट में देखने को मिलता है, और भाषाई कौशल की समस्या अधिक देखने को मिलती है। सामाजिक कौशल की भी प्रॉब्लम्स इसमें काफ़ी मिलती है, एंड संप्रेषण कौशल की भी। और जो ऑटिस्टिक डिसऑर्डर है, ये इसको ऑटिस्टिक है, यहाँ पर ऑटिज्म लिखा है, ये पूरा ऑटिस्टिक हो जाएगा इंग्लिश में। ऑटिस्टिक जो डिसऑर्डर है, ऑटिस्टिक डिसऑर्डर या ऑटिस्टिक चिल्ड्रन किसी को तब कहते हैं जब इसके चारों प्रकार या पांचों प्रकार एक साथ उसमें दिखाई देते हों। ये जो है अस्पर्जर सिंड्रोम हो, और जो परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, ये परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर ये बेसिकली जो इंटरेक्शन प्रॉब्लम होता है, सोशल इंटरेक्शन प्रॉब्लम, वो भी सीवियर रूप में उसको संदर्भित करता है। और जो रेट्स डिसऑर्डर होता है,
ये रेट्स डिसऑर्डर बेसिकली महिलाओं में देखने को मिलता है और उनमें मानसिक समस्याएं काफ़ी देखने को मिलती हैं, भौतिक समस्या भी काफ़ी मिलती है और सामाजिक संदर्भ में अपनी भूमिका नहीं निभा पाते हैं, याददाश्त की समस्या भी देखने को मिलती है। इनको आप डिटेल से भी देख सकते हैं। फिलहाल 44 का जो हमारा सही जवाब था ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि लैंग्वेज से रिलेटेड है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। ये कहता है कि कार्स एक टूल्स है जो ऑटिज्म बच्चों को असेसमेंट करने के काम आता है, राइट। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला, चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्कोर। ऑप्शन बी, कॉग्निटिव ऑटिज्म रेटिंग स्केल। ऑप्शन सी, क्लिनिकल ऑटिज्म रेटिंग स्केल। ऑप्शन डी, चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल। क्वेश्चन नंबर 45 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसमें है चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल, ठीक है, स्कोर नहीं है, स्केल है। तो अब जैसा कि हमने देखा कि इसका जो सही जवाब है 45 का कार्स का वो था चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 जो आपके सामने है। कहता है कि मनोसामाजिक विकास का कौन सा सिद्धांत 3 से 6 वर्ष की आयु के बीच होता है, जिसमें पहल बनाम अपराध बोध के संकट की विशेषता है, या जिसे इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट कहते हैं, राइट। तो ऐसा कौन सा सिद्धांत है जिसमें जैसा कि इसमें ऑप्शन है 4, दूसरा सिद्धांत, तीसरा सिद्धांत, चौथा सिद्धांत, पांचवा सिद्धांत। तो ये वास्तव में कौन है? तो सर पे हमने देख लेते हैं, क्योंकि पूछ रहा है कि 3 से 6 साल तक, तो 3 से 6 साल तक जो है वो तीसरा सिद्धांत है। यानी कि जो हमारा सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 46 का वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि ये तीसरा सिद्धांत है जो ये बताता है कि पहल बनाम दोष की अवस्था ये कहलाती है। ये एरिक रिक्सन महोदय ने जो 8 स्टेजेस दिए हैं ये उसी से संबंधित है। तो ये अलग अलग एक प्रोसेस होता है, कब कौन सी स्टेज है, पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है, ये आप एक बार पूरी तरीके से स्टडी कर लेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, 47वां सवाल क्या कहता है। कहता है कि किस प्रकार की अधिगम अक्षमता में लेखन के लिए अत्यधिक ऊर्जा, ताकत और समय की आवश्यकता होती है सबसे ज़्यादा। 47 का हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला, डिस्कैलकुलिया। ऑप्शन बी, डाइसिडेटिक डिसलेक्सिया। ऑप्शन सी, डिस्ग्राफिया। ऑप्शन डी, डाइसिडेसिया डिसलेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 47 का जो हमारा सही जवाब है वो है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कि डिस्ग्राफिया, क्योंकि इसी में हम अधिक ऊर्जा ताकत खर्च करते हैं, क्योंकि लिखने में और ग्राफ बनाने में इससे रिलेटेड होता है। बाकी ये डिसलेक्सिया से संबंधित उसके टाइप्स हैं, तो डिसलेक्सिया का अलग से वीडियोस बना हुआ है फुल, आप जाइए प्लेलिस्ट में डिसेबिलिटी रिलेटेड वीडियोस में, वहाँ पर टाइप्स ऑफ डिसलेक्सिया होगा, पूरी जानकारी विद डिटेल है वहाँ पर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है। कहता है कि हम इशारों, आँखों से इशारा करते हुए और हाव भाव की भाषा का उपयोग करके भाषण को डॉट 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 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम 48 के हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। अल्टरनेट, जिसे हम वैकल्पिक कहते हैं। ऑप्शन बी, अगमेंट यानी कि अभिवर्धन। ऑप्शन सी, सब्स्टिट्यूट या विकल्प। ऑप्शन डी, कंपनसेट यानी कि क्षतिपूर्ति। क्वेश्चन नंबर 48 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अभिवर्धन। कुछ भी होते हैं तो हमारा चीज क्या करता है, ये संवर्धन करता है, अभिवर्धन करता है। क्वेश्चन नंबर 49,
कहता है कि रूबेला का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द बताइए, या यूँ कह सकते हैं कि रूबेला को और किस नाम से जाना जाता है। हमारे पास चार ऑप्शन हैं। पहला रेटिनोपैथी, ऑप्शन बी ग्लूकोमा, ऑप्शन सी जर्मन मीजल्स यानी जर्मन खसरा, ऑप्शन डी डुअल सेंसरी इम्पेयरमेंट यानी कि दोहरी संवेदी क्षति। क्वेश्चन नंबर 49 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। रूबेला का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द इन चारों में से जर्मन मीजल्स है, यानी कि इसको जर्मन खसरा के नाम से भी जाने जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 जो आपके सामने है, कहता है कि आंख के पिछले हिस्से को अस्तर करने वाली तंत्रिका को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। अब ये पूरा आंख से संबंधित है, पूरा आंख के जो एक एक पार्ट होते हैं, जब उसे आप पूरी डिटेल से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। फिलहाल हम यहाँ पर जानते हैं। हमारे पास चार ऑप्शन है, आइरिस, बी प्यूपिल, सी लेंस, ऑप्शन डी रेटिना। क्वेश्चन नंबर 50 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये रेटिना है, जो पिछले हिस्से से अस्तर करने वाली तंत्रिका होती है, एक तरीके की जो नर्व लेयर लाइनिंग करती है, बैक ऑफ द आई। क्वेश्चन नंबर 51 जो आपके सामने है, क्या कहता है कि कौन सी तकनीक नेत्रहीन या कम दृष्टि वाले उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर स्क्रीन पर सामग्री को वाक संप्रेषण से पढ़ने की अनुमति देती है। जैसे कोई कंप्यूटर स्क्रीन सामने है तो उसको एक तरीके से स्पीच रूप में पढ़ने की अनुमति दे, तो कौन सा कर सकता है। हमारे पास चार ऑप्शन है, ए स्क्रीन रीडिंग, बी स्मार्ट डिस्प्ले, सी नोट टेकर्स, डी ब्रेल प्रिंटर्स। क्वेश्चन नंबर 51 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, स्क्रीन रीडिंग। क्योंकि स्क्रीन रीडिंग कर पाएगा तो बेहतर तरीके से वो सुन सकते हैं और आसानी से पढ़ सकते हैं। क्योंकि जो वीआई बच्चे होते हैं, जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं, वो सुन सकते हैं, यानी कि उनका जो विजुअल है यानी जो देखने की क्षमता है वो नहीं होती है, लेकिन सुनने की क्षमता होती है। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है कि किस प्रकार के शरीर वाले बच्चों में मोटापे की समस्या अधिक होती है। कई बार ऐसे भी सवाल आते हैं और आ ही जाते हैं। हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला मेसोमॉर्फिक, ऑप्शन बी एंडोमॉर्फिक, ऑप्शन सी हेफ्टी, ऑप्शन डी एंड हस्की। क्वेश्चन नंबर 52 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एंडोमॉर्फिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, देखते हैं। डॉट डॉट मस्तिष्क, स्टेम और रीढ़ की हड्डी में पूर्व कॉल हॉर्न कोशिकाओं का एक वायरस संक्रमण है, जिसके परिणाम स्वरूप अस्थायी या स्थायी पक्षाघात होता है। हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला स्पाइना बाइफिडा, ऑप्शन बी मेनिंगोसेल, ऑप्शन सी माइलोसेले, ऑप्शन डी पोलियोमाइलाइटिस, या जिसके पोलियो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि अगर किसी को पोलियो हो जाता है तो ये बहुत खतरनाक स्थिति है, किसी को ना हो तो बहुत अच्छा है, बट ये लगभग हमारे कोशिकाओं को इतना ज़्यादा प्रभावित करता है, एक तरीके से ऐसा ये संक्रमण है जो एकदम अस्थायी स्थायी पक्षाघात हो जाता है। इसके हो सकता है कि हमेशा के लिए हो जाए, हो सकता है कि कुछ समय के लिए ठीक भी हो जाए, बस चांसेस रहते हैं कि बहुत खतरनाक स्थिति है। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि किस प्रकार के डिस्लेक्सिया से पीड़ित बच्चे व्यक्तिगत अक्षरों को ध्वन्यात्मक रूप से बोलने में सक्षम होते हैं, लेकिन समूहों में अक्षरों के पैटर्न को पहचानने में परेशानी होती है। ये सवाल बार बार DSSB में पूछा जाता है। हमारे पास चार ऑप्शन हैं। पहला डीप डिस्लेक्सिया, ऑप्शन बी डाइसिडेटिक डिस्लेक्सिया, ऑप्शन सी डायरेक्ट डिस्लेक्सिया, ऑप्शन डी एंड डाइसिडेसिया डिस्लेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 54 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, डाइसिडेटिक डिस्लेक्सिया। इसके सारे प्रकार, इसका मीनिंग, डेफिनेशन, सारी चीज़ें एकदम डिटेल से वीडियोस बना हुआ है, आप उसे जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 55
कि डॉट डॉट कौशल एक व्यक्ति की भावात्मक बुद्धिमत्ता से संबंधित एक समाजशास्त्री शब्द है। हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला सोशल, बी हार्ड, सी सॉफ्ट यानी कि नरम, ऑप्शन डी लाइफ यानी कि जीवन। क्वेश्चन नंबर 55 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सॉफ्ट यानी कि नरम। ये एक ऐसा कौशल है जो एक व्यक्ति की भावनात्मक बुद्धिमत्ता में संबंधित एक समाजशास्त्री शब्द है, यानी सामाजिकता से रिलेटेड है, या यूं कहें कि एक मैच्योरिटी है जो इस स्तर की आ जाती है सामाजिक रूप से। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित में से किसी स्कूल में रचनात्मकता में रुकावट कहा जा सकता है, यानी कि स्कूल में जो क्रिएटिविटी को रोकता हो, उसको ब्लॉक करता हो। हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला, समुदाय के रचनात्मक संसाधनों का उपयोग करना, बी रट कर याद करने पर जोर दिया गया हो, या फिर विविध और समृद्ध पाठ्यक्रम हो, या फिर ऑप्शन डी मौलिकता और लचीलेपन को प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 56 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये एक तरीके से रुकावट डालता है रट कर याद करने पर अगर जोर दिया जाता है, क्योंकि अगर आप देखें तो अगर रचनात्मक संसाधनों का उपयोग करते हैं तो ये तो डालेगा नहीं। जो विविध और समृद्ध पाठ्यक्रम में डाइवर्स एंड रिच करिकुलम होते हैं वो तो और चीज़ों को संवर्धन करते हैं ना कि रोकते हैं। मौलिकता और लचीलेपन को प्रोत्साहित करते हैं तो एक्सेसिबिलिटी अधिक होती है, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषताओं के बारे में आम लोगों के बीच गलत धारणा यह है कि, हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला, वे शारीरिक रूप से छोटे होते हैं और खराब विकसित होते हैं, ऑप्शन बी इनका व्यवहार अजीब होता है, ऑप्शन सी वे भावनात्मक रूप से अस्थिर होते हैं, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 57 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जो गलत धारणाएं हैं, देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं होते हैं, इसलिए जो ऊपर की ए बी सी तीनों धारणाएं हैं वो गलत हैं, इसलिए सवाल के अकॉर्डिंग ये तीनों धारणाएं गलत है, इसलिए चौथा उपरोक्त सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि हकलाने का प्रमुख कारण क्या है? कैसे व्यक्ति हकलाता है, क्यों हकला देता है? जो स्टटरिंग करता है क्यों और कैसे करता है? हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला, मस्तिष्क प्रांतस्था में न्यूरोमस्कुलर समन्वय, बी जन्म दोष यानी कि बर्थ डिफेक्ट्स हो, ऑप्शन सी मुंह और होठों में शारीरिक दोष हो, या फिर ऑप्शन डी एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 58 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कि जो न्यूरोमस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन सिस्टम होता है इन द ब्रेन कॉर्टेक्स में, वो सबसे बड़ा मेन होता है, क्योंकि जब हम हकलाते हैं इसका वो रीजन बनता है क्योंकि न्यूरो से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि पेरिस में सेगुइन का पहला निजी स्कूल 1840 के आसपास स्थापित किया गया था, लगभग के आसपास है, अराउंड में, जो डॉट डॉट की शिक्षा के लिए था, यानी कि जो स्कूल बना था वो किन दिव्यांगता से ग्रसित बच्चों के लिए था? ऑप्शन ए दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, ऑप्शन बी श्रवणबाधित बच्चों के लिए, ऑप्शन सी मानसिक रूप से विकलांग या दिव्यांग बच्चों के लिए, या फिर ऑप्शन डी शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 59 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मेंटल रिटार्डेशन या जो जिन्हें इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड चिल्ड्रन कहते हैं, ये उनके लिए था। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है? कहता है कि लुइस ब्रेल किस उम्र में दृष्टिबाधित हुए थे? सवाल कैसे भी हो सकता है, इसलिए आपको उनकी हिस्ट्री और चीज़ों से संबंधित भी एक वीडियो बना हुआ है, आप फुल डिटेल ले सकते हैं। बस आप चैनल में बहुत सारे वीडियोज अवेलेबल हैं, आप ज़रूर उन्हें देखिए अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए। लुइस ब्रेल किस उम्र में दृष्टिबाधित हुए थे? हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला 8 ईयर्स में यानी कि 8 साल में, ऑप्शन बी 5 ईयर्स में यानी कि 5 साल में, ऑप्शन सी 3 ईयर्स में यानी कि 3 साल में, या फिर ऑप्शन डी 2 ईयर्स में यानी कि 2 साल में। क्वेश्चन नंबर 60 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 3 ईयर्स में यानी कि 3 साल की उम्र में लुइस ब्रेल, जिन्होंने ब्रेल लिपि का निर्माण किया था, जो खुद एक दृष्टिबाधित थे लेकिन एक तरीके से डिफरेंटली एबल्ड थे, वास्तव में
डिसेबल्ड नहीं थे, डिफरेंटली एबल्ड थे, जिन्होंने ब्रेल का निर्माण कर दिया ताकि जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं वो बेहतर हो सके, उनका एजुकेशन बेहतर हो सके। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।